किसी भी मोटरसाइकिल में क्लच को बदलना बहुत ही आसान होता है, लेकिन मुश्किल होता है क्लच पैक की प्लेट्स को चेक कर पाना। साथ में इसके स्प्रिंग्स की भी लेंथ कम हो जाती है दबे रहने की वजह से, तो इसको भी नाप के चेक करा जाता है। नहीं तो पुराने स्प्रिंग्स के साथ अगर क्लच प्लेट्स नहीं डाल देते हैं तो वो भी बहुत ही जल्दी घिस जाती है। इस कारण से क्लच फिट करते समय सारे कंपोनेंट को बारीकी से देखना पड़ता है, और इन्हीं सारी बारीकियों के बारे में आज हम बात करेंगे। इस मोटरसाइकिल ने 30,000 किलोमीटर्स पूरे कर लिए हैं, और 13,000 किलोमीटर पे जब हमने इसकी सर्विसिंग करी थी तब क्लच के जो स्प्रिंग्स थे उनकी लेंथ थोड़ी कम हो गई थी कंप्रेशन की वजह से, और उसमें हमने वॉशर्स डाल के टेम्प्रेरी काम चलाया था। लेकिन अब काफ़ी मुश्किल से मुझे क्लच के स्प्रिंग्स मिल गए हैं। क्लच की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि स्प्रिंग्स डल पाते हैं इसमें कि पूरी क्लच प्लेट्स बदलनी पड़ती है, क्योंकि एक बर्निंग स्मेल आती है इंजन ऑयल में। पहले 6-7 हज़ार किलोमीटर 8,000 किलोमीटर आराम से चल जाता था, अब केवल 5,000 किलोमीटर ही ये निकाल पा रहा है। तो इंजन ऑयल जल्दी वीक हो रहा है क्लच प्लेट्स की वजह से। ये एक बर्निंग स्मेल आती है इंजन ऑयल में आपकी बाइक में भी, तो ये एक क्लासिक सिम्टम है कि क्लच प्लेट्स हो सकता है उनका बदलने का वक्त आ रहा हो। मोटरसाइकिल्स में क्लच इंजन ऑयल में डूब के चलता है, इसलिए क्लच कवर खोलने से पहले इंजन ऑयल को ड्रेन करना पड़ेगा। पल्सर 135 में ड्रेन प्लग 18 mm की गोटी से खुल जाता है। अलग अलग बाइक्स में अलग अलग साइजेस हो सकते हैं। इस दौरान इंजन ऑयल स्ट्रेनर को भी अच्छे से साफ़ कर लें, इसके ऊपर लगी ओरिंग को भी बदल लें, और इंजन ऑयल पूरे तरीके से ड्रेन होने के बाद ही क्लच कवर को खोलें। क्लच कवर खोलने से पहले किक लेवर को 12 mm की गोटी की मदद से खोलना पड़ेगा। उसके बाद क्रिस क्रॉस पैटर्न में 8 mm की गोटी से क्लच कवर को खोल लेंगे। क्लच का हब खोलने के लिए गोटी आती है जिसमें 4 तरफ नुक्के बने हुए होते हैं। मोटरसाइकिल रिपेयरिंग के जो टूल्स बेचते हैं उन दुकानों पे आपको ये मिल जाएगी। अलग अलग बाइक्स के हिसाब से इसका नट का साइज़ अलग हो सकता है, तो जो भी बाइक है आपकी उसके हिसाब से स्पेशल टूल को इस्तेमाल कर लें। इसको खोलने के लिए 5वें गियर में इंजन को डाल के ब्रेक पेडल पे पैर रख के फिर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोलते हैं। क्लच पैक को खोलने के लिए 4-10 mm के बोल्ट्स को बारी बारी से लूज़ कर ले क्रिस क्रॉस पैटर्न में। एक बोल्ट को एक साथ ज़्यादा लूज़ ना करें, नहीं तो स्प्रिंग्स डैमेज हो सकते हैं, और अगर स्प्रिंग्स का रिटेनर एल्यूमिनियम का है तो वो पार्ट क्रैक भी कर सकता है। इस केस में तो खैर ये लोहे का है। ये वही वॉशर्स है जो हमने इसकी पिछली मेजर सर्विस में लगाई थी। खैर अब इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्प्रिंग्स को ही हम बदल लेंगे अगर क्लच की कंडीशन सही हुई तो। इस बाइक के मॉडल में 4 क्लच के स्प्रिंग्स हैं। अलग अलग मोटरसाइकिल्स के हिसाब से स्प्रिंग्स की थिकनेस, लेंथ और नंबर अलग अलग हो सकता है। क्लच के हब नट के नीचे 2 वॉशर्स रहती हैं, ये डायरेक्शनल होती हैं, और जिस भी डायरेक्शन में आप इनको निकालें उसी तरीके से इनको लगाना है, तो ध्यान रखें कैसे निकाल रहे हैं। अब इतने हम क्लच पे काम करेंगे, इंजन की हाउसिंग के अंदर बिल्कुल भी डस्ट ना जाए, इसके लिए टिश्यू पेपर से इसको कवर कर लेंगे। मोटरसाइकिल से क्लच को निकाल लिया और इसके इनर हब को जब आप ऊपर की तरफ उठाएंगे तो इसकी सारी प्लेट्स आपको बारी बारी से निकालने को मिल जाएगी। 4 स्टील की प्लेट्स होती हैं इसमें और 5 फ्रिक्शन प्लेट्स होती हैं जो ऑल्टरनेटिंग पैटर्न में लगी हुई होती हैं। इनको चेक करने के लिए वर्नियर कैलिपर की मदद से इनकी मोटाई नापें। फ्रिक्शन प्लेट की थिकनेस 2.9 से 3 mm के बीच होनी चाहिए, और स्टील प्लेट की थिकनेस 1.55 से लेकर 1.65 mm के बीच में होनी चाहिए। मेरे केस में स्टील प्लेट की थिकनेस 1.57 mm है, और वहीं अगर नई स्टील प्लेट की बात करें तो ये 1.62 mm की होती है। स्टील प्लेट्स की मोटाई के साथ इनका कलर भी देख ले, अगर थोड़ी सी भी ब्लूइश हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ओवरहीट कर चुकी है, तब भी इनको आपको बदलना पड़ेगा। ऐसे ही क्लच प्लेट्स के थिकनेस के साथ आपको इनके मटेरियल की हार्डनेस भी चेक करनी पड़ेगी नाखून की मदद से। अगर फ्रिक्शन प्लेट्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं तब भी ये सही से काम नहीं करती। मेरे केस में फ्रिक्शन प्लेट्स अभी भी सॉफ्ट है क्योंकि नाखून से इनका किनारा झाड़ा जा पा रहा है, तो इन्हीं को रीयूज़ करा जा सकता है। पुराने होके क्लच स्प्रिंग्स भी दब जाते हैं। मेरे केस में 34 mm की इनकी लेंथ आ रही है, जबकि सर्विस लिमिट 35 mm है, तो इनको बदलना पड़ेगा क्योंकि पहले भी हमने वॉशर डाल के इनको टेम्परेरी फिट करा था। क्लच के स्प्रिंग्स भी यूनिक होते हैं क्लच पैक के हिसाब से। पीले वाले स्प्रिंग्स AS 150 मोटरसाइकिल के हैं जिनकी वायर की थिकनेस थोड़ी सी कम है, वहीं जो मोटे वाले स्प्रिंग्स हैं पल्सर 135 के हैं जिन पे पिंक और ऑरेंज कलर से मार्किंग हो रखी है। इनकी लंबाई और इनके स्प्रिंग की थिकनेस अलग अलग होती है, तो जो भी क्लच प्लेट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो उसी के साथ ही क्लच के स्प्रिंग्स भी आपको मिल ही जाते हैं अगर पूरी क्लच की हाउसिंग आप ले रहे हैं। लेकिन आइडियली क्लच प्लेट्स के साथ स्प्रिंग्स ज़रूर बदलें। ऐसी क्लच के हब के बैक साइड पे कुछ स्प्रिंग्स लगे हुए होते हैं, ये बहुत ज़्यादा दबे हुए नहीं होने चाहिए और टूटे हुए तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए क्योंकि इनका फंक्शन होता है ये किक बैक एब्जॉर्ब करते हैं। अब क्लच को असेंबल कर लेते हैं। बीच में एक मेटल की वॉशर होती है इसमें, इसको बाद में लगा लेंगे जब मोटरसाइकिल पर माउंट करेंगे। सारी स्टील प्लेट्स में एक तरफ किनारी हल्की सी खड़ी हुई होती है, इनको एक ही तरफ करके लगाएं, चाहे अंदर लगाएं या बाहर लगाएं। मैं इनको अंदर की तरफ रखता हूँ।
और इनर हब के अंदर बारी बारी से पहले फ्रिक्शन प्लेट, फिर स्टील प्लेट, फिर फ्रिक्शन प्लेट, फिर स्टील प्लेट, इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग पैटर्न में डालते रहें। एक खास ख्याल रखें, लास्ट फ्रिक्शन प्लेट जब आप लगाते हैं तो ये अलग नुक्के में फंसती है बाकी की फ्रिक्शन प्लेट्स के मुकाबले। उसके बाद हब को इसके अंदर स्लाइड कर लेंगे, बारी बारी से घुमा के सारी प्लेट्स को अलाइनमेंट में ले आएँ ताकि प्लेट्स के खांचे इसमें ठीक से मैच कर जाएँ। क्लच पैक का जो हब है ये एक ही तरीके से फ़िट होगा, अगर इसको आप घुमा के अलग तरीके से फ़िट करना चाहेंगे तो ठीक से नहीं बैठता है। हब के इनर और आउटर साइड में एक डॉट बनी हुई होती है, इसको आपको मैच करके फिर लगाना है। क्लच के बेरिंग में प्ले तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी मूवमेंट बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, अटक अटक के चल रहा है, एक कचर कचर की सी साउंड आ रही है। इसको काफ़ी साफ़ करने का मैंने कोशिश करा, उसके बावजूद इसमें कोई फ़र्क नोटिस नहीं करा, इस कारण से इसको भी बदल लेंगे। अब क्लच के रिप्लेसमेंट के साथ ही हमने क्लच कवर को भी खोला और इंजन ऑयल भी अभी निकला हुआ है, तो सारी ऑयल सील्स भी बदलना आसान है। एक ऑयल सील किक लेवर की होती है और एक क्लच लेवर की। सारी ऑयल सील्स मार्केट में आराम से मिल ही जाती हैं। कोशिश करें ARS HTA जो बेस्ट कंपनी है ऑयल सील की फ़िलहाल इंडिया में, उसी की ऑयल सील्स लगाए। ये जो भी जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स की पैकिंग में आपको मिल रहे हैं आपके मोटरसाइकिल कंपनी की तरफ से, वो आप लगा सकते हैं। ऑयल सील्स निकालते में ध्यान रखें कि एल्युमिनियम की जो सरफेस है वो ख़राब ना हो पेचकस से, और नई ऑयल सील्स को लगाने से पहले हल्का सा ऑयल लगा लें इन पे ताकि आराम से अंदर चली जाए। ऑयल सील्स के साथ ही साथ इंजन ऑयल विंडो को बदलना ना भूलें, अक्सर मैकेनिक्स इसको मिस कर देते हैं, फिर बाद में हल्का हल्का ऑयल यहीं से लीक करता है और डस्ट चिपकाता है। इसके सर्क्लिप निकालने के बाद अंदर से किसी भी टूल से आप हल्का सा दबाएंगे इसको बाहर की तरफ, तो बहुत ही आराम से निकल जाएगी अगर पुरानी है। ज़्यादातर बजाज पल्सर बाइक्स में यही पार्ट नंबर डलता है ऑयल विंडो के लिए, बाकी आपके मोटरसाइकिल के हिसाब से अलग हो सकता है, अपने हिसाब से चेक करके इसे लगाएं। ऑयल विंडो की तरफ अक्सर स्लज डिपॉजिट रहता है, क्योंकि खांचा ऐसा है कि इंजन ऑयल बहुत अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता, तो ऑयल विंडो लगाने से पहले इसको साफ़ कर लें। और नई ऑयल विंडो लगाने के लिए हल्का सा ऑयल लगा के फिर किसी सॉकेट की मदद से इसको ठोकना पड़ेगा। जब ये अंदर जानी रुक जाए और सर्क्लिप का जो ग्रूव है ऊपर से दिखने लगे, उसके बाद सर्क्लिप इसमें वापस लगा दें। क्लच लेवर की शाफ्ट की ऑयल सील के ऊपर एक वॉशर आती है और क्लच लेवर की शाफ्ट पे स्प्रिंग लगा के फिर इसको अंदर डाला जाएगा। लास्टली एक पुश रॉड भी होती है, तो इसके अंदर इस तरीके से बैठी रहती है। अगर आपकी बाइक में इंजन ऑयल काफ़ी पतला डला हुआ है तो हो सकता है असेंबली करते वक्त ये पुश रॉड बाहर गिर जाए, ऐसा ना हो इसके लिए थोड़ी सी ग्रीस आप लगा के इसको फिट कर सकते हैं। इंजन फिट करने से पहले सारी पुरानी गैस्केट को अच्छे से हटा लें, थोड़ा सा इंजन ऑयल लगा के और एक ब्लेड की मदद से ये आराम से हट जाती है। सारी गैस्केट को अच्छे से आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो नई गैस्केट अगर आप इस पर लगाएंगे तो एकसार सरफेस नहीं मिलेगी उसको टिकने के लिए और ऑयल लीकेज होगी। ऐसे ही अगर एल्युमिनियम में आपने थोड़ा सा भी स्क्रैचेस मार दिए तो भी लीकेज होगी। इस कारण से अगर टाइम लगता है तो लगाएं, लेकिन इसमें लापरवाही ना करें। क्लच बास्केट बैठाने में ऑयल पंप के जो गरारी है उसका भी ध्यान रखें, और इसमें अगर कहीं भी गहरे ग्रूव्स बने हुए हैं तो भी इसको आपको बदलना पड़ेगा। जो लोग क्लच व्हीलीज करते हैं, थोड़ा बहुत स्टंटबाजी करते हैं मोटरसाइकिल से, उनकी क्लच बास्केट्स में ग्रूव्स बने रहते हैं, जिनमें अगर नई क्लच प्लेट्स भी डाल देते हैं तब भी वो उन्हीं खांचों में अटकती है, जिससे स्मूथली क्लच एंगेज नहीं हो पाता। क्लच हब के सेंटर में 2 वॉशर्स रहती हैं, एक प्लेन वॉशर नीचे की तरफ और एक टेपर्ड स्प्रिंग वॉशर होती है। इस तरीके से ये फिट होती है, ऊपर से स्लॉटेड नट लग जाता है। पहले क्लच हब के जो स्प्रिंग के बोल्ट्स हैं उनको टाइट करेंगे क्रिस क्रॉस पैटर्न में, यानी चारों नट्स को बराबर बराबर टाइट करेंगे। फिर उसके बाद सेंटर नट को टाइट करेंगे, और ध्यान रखें इसको टाइट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घुमाना पड़ेगा। लास्टली नया बेरिंग भी लगा लेंगे क्लच के लिए। इसका पार्ट नंबर अलग अलग बाइक्स के हिसाब से अलग अलग होता है। पल्सर 135 में खैर ये वाला लगता है। अगर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बेरिंग आप लगाना चाहते हैं तो SKF या FAG ऐसे ब्रांड्स के भी अलग से ख़रीद के लगा सकते हैं। कवर फिट करने से पहले किक लेवर के जो वॉशर होती है उसको देख लें, साथ में ऑयल पंप का एक पार्ट होता है उसको भी दबा के देख लें सही से अंदर जा रहा हो। फिर इंजन के केस पे दोनों साइड डॉवल्स लगा के नई गैस्केट लगा के क्लच कवर को बैठा लेंगे। इस इंजन के केस के सारे बोल्ट्स 8 mm के हैं और बराबर लेंथ के हैं। कुछ बाइक्स में इनके लेंथ में भी फ़र्क होता है। अगर आपने ऐसी जगह पे लंबा बोल्ट लगा दिया जहाँ छोटे बोल्ट के लिए थ्रेड्स बनी हुई है तो इंजन कवर क्रैक भी कर सकता है, तो बहुत ध्यान से इसको करें। शुरू में जब मैंने बाइक नहीं ली थी तो किक लेवर की पोजीशन बहुत ही अजीब आती थी, जब मैं राइड करता था पैर से टकराता था। शुरू में मुझे पता नहीं था और लगा था कि कंपनी ने सही फिट करा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा फ़र्क होता है इसमें, क्योंकि किक लेवर को आप आगे पीछे अपने आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। सारे बोल्ट्स को बराबर टाइटनेस से क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करें। टॉर्क की स्पेसिफिकेशन आपके मोटरसाइकिल के सर्विस मैनुअल में आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं है, आपकी सवारी की कंपनी को उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर ग्राहक का अपना राइट टू रिपेयर है। इंजन ऑयल रिफिल करने के बाद क्लच की टेस्टिंग भी कर लेते हैं कुछ बर्नआउट्स करके।
पहले के मुकाबले क्लच की फील बहुत इंप्रूव हो गई है, बल्कि पिकअप इतनी बढ़ गई है कि हल्का सा एक्सलरेट करने पे ही बर्नआउट्स हो रहे हैं। इस बाइक में अभी भी ओरिजिनल क्लच लगा हुआ है कंपनी की तरफ से, और जब मैं सर्विस सेंटर पे इसको लेके गया था तो उन्होंने क्लच की दिक्कत बताई थी। खैर जनरली सर्विस सेंटर्स में क्लच की रिपेयरिंग नहीं करते, जो पूरा ही क्लच हाउसिंग होती है वो बदलते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, वो हर किसी के लिए ज़रूरत नहीं होती, और मेरे केस में सारे कंपोनेंट्स ठीक थे। आपको मैंने मेजरमेंट करके दिखाई है वीडियो में। इस तरीके से आप अपने भी पैसे बचा सकते हैं। अगर सिर्फ स्प्रिंग्स की ज़रूरत है तो सिर्फ स्प्रिंग्स डाल दीजिए, अगर एक कंपोनेंट कोई भी ख़राब है तो वो डाल के भी आप क्लच को चला सकते हैं। और ये किसी भी तरीके से इम्प्रॉपर नहीं है, कोई जुगाड़बाजी वाला काम नहीं है, प्रॉपर काम कर रही है मोटरसाइकिल। पिकअप भी इसकी अच्छी हो गई है। तो खैर पहले थोड़ा बहुत जो क्लच की स्लिपिंग की दिक्कत थी वो थी। आपके केस में ये होता है कि इंजन ऑयल की लाइफ कम मिल रही है और एक बर्निंग स्मेल आती है जब आप इसको ड्रेन करते हैं, तो फिर ये क्लासिक सिम्टम है कि क्लच ही आपके केस में स्लिप कर रहा है, तो उस पर ज़रूर ध्यान दें। कई बार क्लच प्लेट्स बहुत हार्ड हो जाती है, इस कारण से भी स्लिप करती है। अपनी मोटरसाइकिल में आप क्लच प्लेट्स को काफ़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। कभी भी राइड करते वक्त अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हैं और टैकोमीटर पे जो इंजन की आरपीएम है वो बढ़ रही है, लेकिन स्पीडोमीटर पे आपकी मोटरसाइकिल की स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो ये एक सिम्टम है जिससे आपको पता चलता है कि क्लच प्लेट स्लिप कर रही है। एग्जाम्पल के लिए पल्सर 135 में 4000 आरपीएम पे जब टैकोमीटर की नीडल होती है तो रफली 48 किलोमीटर की स्पीड पे मोटरसाइकिल चलती है। अगर ज़्यादा आरपीएम पे कम स्पीड मिल रही है तो डेफिनेटली क्लच काफ़ी बुरी तरीके से स्लिप कर रहा है। बल्कि कहीं भी अगर चढ़ाई आती है थोड़ी सी भी, जैसे फ्लाईओवर्स पे आप चढ़ रहे हैं या कहीं पहाड़ी रास्ते पे आप हैं, तब ये बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होता है। किसी भी क्लच प्लेट्स बिल्कुल भी ना इग्नोर करें, क्योंकि क्लच प्लेट्स अगर स्लिप करती है तो इंजन ऑयल की लाइफ कम हो जाती है इसके कारण, और बल्कि आपकी माइलेज भी ड्रॉप हो जाती है क्योंकि पूरी पावर आपके पहियों तक नहीं पहुंच पाती। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से क्लच प्लेट से जुड़े हुए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।